हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूनिट 4 की वस्तु एवं सेवा कर एवं सीमा शुल्क जो विषय हमारा चल रहा है। तो यूनिट 4 में आज हम मेन क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन पर बात करने वाले हैं। तो यूनिट 4 में आपको जो मेन टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है एकीकृत वस्तु व सेवा कर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस कंसेप्ट को हम आज समझने वाले हैं। इसके साथ ही आपको जीरो रेट सप्लाई के बारे में है, शून्य दर पूर्ति क्या होता है वो हम समझने वाले हैं इसमें, शून्य दर पूर्ति। और इसके साथ ही हमें प्लेस ऑफ सप्लाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ति का स्थान किस तरीके से निर्धारित होता है उस कंसेप्ट को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो यूनिट 4 में हम इन 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि IGST, शॉर्ट फॉर्म जो है हमारा चलेगा IGST, इसका मीनिंग क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके लाभ दोष, और हम जो है इसके कंसेप्ट के संबंध में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ ले इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है। तो जब एक व्यापारी के द्वारा अपनी वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में की जाती है, उस पूर्ति पर लगाया जाने वाला शुल्क या कर क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर होता है। क्लियर? तो क्या हो गया इसमें, यह कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और यह अप्रत्यक्ष कर है जो कि एक व्यापारी के द्वारा दूसरे व्यापारी को जब दूसरे राज्य में बेचा जाता है या पूर्ति की जाती है तो उस पर लगाया जाने वाला कर। तो हमने क्या क्या देखा कि केंद्र सरकार, यह कर कौन लगाती है, केंद्र सरकार। दूसरा हमने देखा यह अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। वस्तु एवं सेवा कर की विशेषताएं जब पढ़ी थी हमने तब ये पॉइंट हमने पढ़े थे, तो उसी का प्रकार है तो नेचुरली उसी की विशेषताएं यहाँ पर आएंगी। तो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है यह शुल्क। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का आशय क्या होता है, यह जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है इसका भुगतान तो उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, लेकिन वह इसकी राशि अपने माल के मूल्य में शामिल करके अपने सामने वाली पार्टी से वसूल कर लेता है। मतलब दायित्व जो है वो क्या करता है, कर का दायित्व क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है। तीसरा हम देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अंतरराज्यीय विक्रय पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंटर स्टेट सेल। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य पर। इसको समझ लें हम कैसे। मान लीजिए एक दिल्ली का व्यापारी है और उसने जो है महाराष्ट्र के एक व्यापारी को गुड्स बेचा। दिल्ली के व्यापारी ने महाराष्ट्र के व्यापारी को गुड्स बेचा या पूर्ति की, सप्लाई की, तो इस पर क्या लगेगा, IGST। ठीक है, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। और यदि दिल्ली के व्यापारी ने दिल्ली के ही व्यापारी किसी दूसरे शहर में माल बेचा तो ये इस पर कौन सा टैक्स लगता है, कौन सा टैक्स लगेगा, GST। ठीक है, तो जो IGST की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि यह हमेशा अंतरराज्यीय विक्रय पर लगाया जाता है, इंटर स्टेट सेल पर लगता है, हमेशा ध्यान रखना। चौथा पॉइंट जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनपुट क्रेडिट। यूनिट 2 में हम इसे समझ रहे हैं, लेकिन एक शॉर्ट में आपको मैं जरूर समझाती हूँ। यहाँ पे इनपुट क्रेडिट यहाँ मिलती है कैसे, देखिए मिस्टर राहुल हैं, हम एग्जाम्पल से समझ लें, बहुत जल्दी समझ में आएगी। इन्होंने जो है गुड्स क्रय किया, परचेज किया। मान लीजिए उन्होंने 12,000 रुपए का गुड्स परचेज किया, ये उन्होंने मूल्य चुकाया। ठीक है,
तो मूल्य चुकाया, तो इसमें जो है 10,000 रुपए गुड्स के थे और 2,000 रुपए किसके थे, जीएसटी के। ये तो आपको पता ही है। आज आप यदि आज कहीं भी आप बिल लेते हैं, पक्का बिल यदि लेते हैं, तो उसमें आप देखना, ध्यान देना कि नीचे जो है बिल के मूल्य में एसजीएसटी और सीजीएसटी करके अमाउंट जुड़ी हुई रहती है। तो मिस्टर राहुल ने गुड्स खरीदा यहाँ पर 12,000 रुपए का, जिसमें 10,000 रुपए मूल्य था और 2,000 रुपए उनका जीएसटी था। मिस्टर राहुल इस गुड्स को सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, ठीक है, बेच रहे हैं या पूर्ति कर रहे हैं, तो इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो मान लीजिए इन्होंने गुड्स 15,000 रुपए में बेचा और इसका 30% टैक्स जो है जीएसटी की रेट है। हम एग्जांपल ले रहे हैं जीएसटी, तो कितने रुपए टैक्स उनको चुकाना है, 4500 रुपए उन्हें टैक्स चुकाना है, ठीक है, कर जो है वो चुकाना है 4500 रुपए। लेकिन यहां पर मिस्टर राहुल को जो उन्होंने 2,000 रुपए चुका दिए हैं, जब माल खरीदा था उसे चुका दिया है, तो उस 2,000 रुपए की छूट यहां पर मिल जाएगी, क्योंकि एक ही गुड्स पे 2 बार टैक्स नहीं लगता है। तो 2,000 रुपए घटाकर मिस्टर राहुल को कितना टैक्स पे करना होगा, 2500, 2500। तो ये जो 2,000 रुपए हम घटाएंगे, इसको क्या कहेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरीके से मिस्टर राहुल को जो है, जो उन्होंने खरीदा था उस पे जो टैक्स है उसकी छूट मिल जाएगी। तो आईजीएसटी में, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर में इनपुट क्रेडिट मिल जाती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है, मिस्टर राहुल ने ये माल मान लीजिए मिस्टर मोहन को बेचा था, अब मिस्टर मोहन इस गुड्स को किसी और पार्टी को बेच रहे हैं, मान लीजिए मिस्टर रोहित को बेच रहे हैं, तो सेम इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, ये 15,000 का माल यदि 20,000 रुपए में बेच रहे हैं, तो सेम कंडीशन इनके ऊपर भी अप्लाई होगी। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो छूट है वो प्रत्येक व्यापारी को मिलती रहेगी। ये चीज क्लियर। तो हमारी बात कर रहे थे हम कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, और ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं ये हमारी क्या है, फीचर्स, विशेषताएं। यहां तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कर की दर, आईजीएसटी की रेट। 5वां पॉइंट है हमारा कर की दर। तो आईजीएसटी की जो रेट होती है वह क्या होती है, आईजीएसटी इज इक्वल टू होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अब आप चौथी यूनिट पढ़ रहे हैं तो इनका मीनिंग मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सीजीएसटी मतलब क्या रहेगा, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, प्लस एसजीएसटी मतलब रहेगा राज्य वस्तु एवं सेवा कर। तो इन दोनों के टोटल का जो होता है वह आईजीएसटी होता है, ठीक है। 5वां पॉइंट हो गया क्लियर। तो रेट यहाँ पे कोई नई नहीं रहती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटल होता है आईजीएसटी की रेट। इसके बाद हम अगला देखेंगे यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा वसूली, केंद्र सरकार द्वारा वसूली, टैक्स रिकवर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो आईजीएसटी है, एक राज्य से दूसरे राज्य पर जब गुड्स सप्लाई किया जाता है या सर्विसेज सप्लाई की जाती हैं उस पर लगाया जाता है, और इस टैक्स की वसूली कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है, उसके बाद इस राशि को जो है वो क्या करती है, राज्य सरकारों को विभाजित कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है स्टेट गवर्नमेंट में। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम एग्जांपल लिए थे कि दिल्ली का व्यापारी है और महाराष्ट्र के व्यापारी को माल बेचा है, तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर टैक्स वसूल करेगी और इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकार के बीच में कर देगी, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट है 7, सेज को सप्लाई, सेज SEZ, सेज जो होता है क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन,
विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये यदि आपने इस इकाई को ट्रांसफर किया है, माल को सप्लाई किया है, माल को ट्रांसफर किया है, तो इसे भी क्या माना जाता है, अंतरराज्यीय विक्रय। कैसे, वो समझ लीजिए। सेल्स इकाई को यदि आपने गुड्स सप्लाई किया है, अब मान लीजिए आप दिल्ली के व्यापारी हैं, या अपन मिस्टर राहुल जो है वो दिल्ली के व्यापारी हैं, और दिल्ली में ही उन्होंने सेल्स इकाई को गुड्स सप्लाई किया। दिल्ली में ही एक सरकार के द्वारा सेल्स इकाई एस्टेब्लिश की गई है, उसको सप्लाई किया। तो अब यहाँ पर आप देखिए, व्यापारी दिल्ली का है और दिल्ली में ही उसने गुड्स सप्लाई किया है, तो एक्चुअल में तो ये अंतर्राज्यीय विक्रय नहीं है। लेकिन यदि किसी बिजनेसमैन के द्वारा सेल्स इकाई को गुड्स सप्लाई किया जाता है, तो वह क्या माना जाता है, इंटर स्टेट सेल माना जाता है, और उस पर टैक्स कितना लगता है, शून्य दर पूर्ति। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। मतलब यदि किसी बिजनेसमैन के द्वारा, मिस्टर राहुल के द्वारा अपना गुड्स जो है सेल्स इकाई को ट्रांसफर किया जाता है, तो उसे इंटर स्टेट सेल माना जाएगा, मतलब उस पर आईजीएसटी लगना चाहिए। लेकिन सेल्स इकाई को जो गुड्स सप्लाई किया जाता है उस पर कर की दर कितनी है, शून्य। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। क्लियर ये चीज। तो सेल्स इकाइयों को ट्रांसफर हमेशा इंटर स्टेट सेल माना जाएगा, चाहे वो एक ही राज्य में हो या दूसरे राज्य में हो, और इस पर कर की दर कितनी है, शून्य, जीरो रेट गुड्स है ये, ठीक है, जीरो रेट सप्लाई है। ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट जो है हमारा B2B और B2C क्या होता है, B2B ट्रांसफर मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। यदि गुड्स की सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज, माल और सेवाओं की पूर्ति एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को की है, तो उसे क्या है, यहाँ पर टैक्स भी पे करना होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगी, ठीक है ना। जो हमारा मिस्टर राहुल का एग्जाम्पल था वो सेम इसी चीज का था कि मिस्टर राहुल ने जो है गुड्स खरीदा और अपना गुड्स जो है मिस्टर रोहित को ट्रांसफर कर दिया, तो वो कौन सा कहलाएगा, बिजनेस टू बिजनेस, व्यापार से व्यापार। तो इसमें क्या होगा कि टैक्स भी पे करना पड़ेगा और उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगी। क्लियर। ऐसा ही होता है B2C। B2C का मतलब क्या हुआ, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर। मतलब यदि मिस्टर राहुल ने गुड्स किसी ग्राहक को बेच दिया जो उसको उपयोग कर लेगा, तो अब यहां देखिए, जब ग्राहक उसको घर लेकर जाएगा तो क्या उस पर टैक्स चुकाएगा, टैक्स पे करेगा, क्या नहीं करेगा। और जब टैक्स पे नहीं कर रहा है तो उसे आईजीएसटी की छूट, मतलब एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर की छूट यहाँ पर नहीं मिलेगी। क्लियर। चलिए एक लास्ट पॉइंट और है इसमें जो समझने के लिए है, इंपोर्ट, माल या सेवा का आयात। ये भी एक पॉइंट समझने का है, इसको भी अंतर्राज्यीय माना जाता है। ये वैसे आप बोलेंगे कि इंपोर्ट है, लेकिन उसको एक लिमिट तक क्या माना जाता है, इंटर स्टेट सेल, ठीक है, अंतर्राज्यीय विक्रय, और उस पर आईजीएसटी लगता है। तो कब जो है गुड्स और सेवा को जो है आपको इंटर स्टेट मानना है, अंतर्राज्यीय मानना है, कि जब माल सीमा शुल्क के, भारतीय सीमा शुल्क, समझ लेना इसको, जब माल भारतीय सीमा शुल्क के अधीन रखा हो, तब तक वो क्या कहलाता है, अंतर्राज्यीय विक्रय, अंतर्राज्यीय पूर्ति, और इस पे लगाया जाता है आईजीएसटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए जापान से गुड्स बुलवाया,
दूसरी कंट्री से गुड्स बुलवा रहे हैं तो ये आयात कहलाता है, ठीक है। इंपोर्ट कहला रहा है, अब वो गुड्स जो है आपने मान लीजिए बॉम्बे के बंदरगाह से बुलवाया है, बॉम्बे पोर्ट से बुलवाया है, तो बॉम्बे पोर्ट पर आकर आपका जापान वाला गुड्स रखा है, तो उसे जो है जब तक वो इंडिया में उसके बिजनेस प्लेस पे नहीं आ जाता है तब तक हम जो है उसे क्या मानेंगे, इंपोर्ट। और उस पर कस्टम ड्यूटी तो लगना ही है क्योंकि आपने गुड्स इंपोर्ट किया है, और उस पर IGST अंतर्राज्यीय विक्रय भी माना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखना। तो ये जो है आपका, यदि आपको IGST के बारे में लिखने को आता है तो आप IGST की परिभाषा जो है पूरी विशेषताओं को मिलाकर लिख सकते हैं, और परिभाषा ये जो विशेषताएं हैं यदि आपको आती हैं कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ IGST, तो आप ये पॉइंट्स पर इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो है हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा यूनिट 4 का सेकंड कंसेप्ट है, वो है शून्य दर पूर्ति, जीरो रेट सप्लाई। ये जो है आपको IGST एक्ट 2017 की सेक्शन 16 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है कि शून्य दर पूर्ति इस अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत डिफाइन की गई है, तो ये है सेक्शन 16। तो शून्य दर पूर्ति दो कंडीशन में होती है। पहली है आपकी निर्यात, निर्यात मीन्स पता है आपको एक्सपोर्ट, यदि गुड्स कंट्री के बाहर जाता है, भारत से बाहर जाता है तो वो होता है आपका एक्सपोर्ट। और दूसरा आपका शून्य दर पूर्ति है सेल्स या विकासकर्ता, डेवलपर है जो देश के विकास के लिए स्थापित की गई है, को माल व सेवा की पूर्ति, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। तो इन दोनों कंडीशन में कितना रेट लगता है, शून्य। इन दोनों कंडीशन में जो टैक्स लगता है वो शून्य लगता है, ठीक है। तो आपको यदि इसको डिफाइन करने को आता है तो आप इस तरीके से डायग्राम बनाइए और इसमें निर्यात को आप करिए। और क्यों निर्यात पर शून्य दर से लगता है, क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर जो है वह गंतव्य आधारित कर है, मतलब जिस राज्य में माल की पूर्ति होती है, जिस शहर में माल की पूर्ति होती है उस राज्य में लगाया जाता है। अब यहाँ पर निर्यात में क्या हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राहुल हैं और वो इंडिया के हैं और गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं मान लीजिए जापान, तो गुड्स कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जापान जा रहा है, तो एक्सपोर्ट हो रहा है। चूंकि जापान में इंडिया के रूल नहीं लग सकते इसीलिए जो है निर्यात क्या होता है, शून्य दर होता है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र को यदि आपने माल व सेवा की पूर्ति की है तो उस पर भी जो है कौन सी रेट लगेगी, जीरो, शून्य दर लगेगी, ठीक है। ये डिफाइन करेंगे आप दोनों को। और उसके बाद जो है इन दोनों पर टैक्स चूंकि शून्य लगता है, पर इन्हें जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट की छूट मिलती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट हम समझ चुके हैं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की छूट जो है शून्य दर पूर्ति में भी मिलती है। कैसे, मिस्टर राहुल हैं, मान लीजिए इन्होंने सेज इकाई को गुड्स सप्लाई किया, तो मिस्टर राहुल ने 12,000 रुपए का गुड्स खरीदा था और इसमें क्या कंडीशन थी, 10,000 प्लस 2,000 GST इंक्लूड था, तो 12,000 रुपए। अब जब राहुल यहाँ पर गुड्स सेल्स को सप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर गुड्स मान लीजिए उन्होंने 15,000 रुपए में सप्लाई किया, लेकिन इन पर टैक्स जो है उनको जीरो चुकाना है। तो अब ये जो टैक्स उन्होंने 2,000 रुपए चुकाया है वो कैसे होगा, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो अमाउंट है दो तरीके से इन्हें रिफंड हो सकता है। पहला है कि ये जो इन्होंने इतना GST चुका दिया है इसकी रिफंड की मांग कर ले, ठीक है, रिफंड, वापसी। तो हम क्या लिखेंगे, जब आप हेडिंग्स बनाएंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, व्यापारी द्वारा चुकाए गए कर की वापसी। तो मिस्टर राहुल जो है, कोई भी व्यापारी जो है, चूंकि शून्य दर पूर्ति में
व्यापारी के द्वारा कर नहीं चुकाया जाएगा तो उनके द्वारा पूर्व में जो कर का भुगतान किया गया है उसकी वह वापसी की डिमांड कर सकता है। तो नियमों के अंतर्गत दो तरीके से कर सकता है कि पहला तो बिना टैक्स चुकाए वह 2000 रुपये रिफंड के लिए फाइल कर दे कि मैंने जो माल है सेल्स को सप्लाई किया है, मेरे जो इस माल पर 2000 रुपये है वह रिफंड किए जाए। एक तरीका तो हो सकता है, पहला क्या हो जाएगा अपना, बिना कर चुकाए, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कर को चुकाकर, टैक्स पेड करके। वो कैसे? यदि जो है मिस्टर राहुल का और भी बिजनेस है तो वो क्या कर सकता है कि बाकी जगह जहां उसने सप्लाई किया है सेल्स को छोड़कर उस पर टैक्स की कैलकुलेशन कर ले और उस टैक्स में से ये 2000 रुपये जो है वो माइनस कर ले। तो इस तरीके से जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट की छूट जीरो रेट सप्लाई में मिलती है, टैक्स भले ही जीरो चुकाना है। तो ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में आ सकता है। क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इसमें कि शून्य दर पूर्ति क्या होती है इसे समझाइए, या फिर स्टूडेंट्स ध्यान रखना ये भी आ सकता है कि आईजीएसटी की सेक्शन 16 को एक्सप्लेन कीजिए। ये एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 16 को समझाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी होती है, ठीक है। चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है पूर्ति के स्थान का निर्धारण, प्लेस ऑफ सप्लाई, पूर्ति के स्थान का निर्धारण, प्लेस ऑफ सप्लाई। ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर में हमने ये देखा है कि यह कर कब लगाया जाता है, जो राज्य प्राप्त करता होता है, रिसीवर होता है, मतलब गंतव्य आधारित कर है। तो हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो सकती है, पूर्ति का स्थान क्या होता है। तो हम जो है इसको कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि दो प्रकार की हो सकती है। पहला हम देखेंगे राज्य के अंदर पूर्ति, कब जो है सप्लाई राज्य के अंदर मानी जाएगी, ठीक है, और कब जो है वह अंतरराज्यीय विक्रय मानी जाएगी। जब आपको ये क्वेश्चन आता है लिखने को तो आप इसी तरीके से करेंगे। तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, ठीक है। अब राज्य के अंदर आपको समझाना है, तो राज्य के अंदर आपको समझाना इसमें है तो आप एक चीज तो आपको क्लियर दिखेगी कि जब गुड्स और सेवाएं हमने एक ही राज्य में पूरा किया हो, मतलब इंदौर का व्यापारी है और भोपाल में गुड्स सप्लाई कर रहा है या सर्विस सप्लाई कर रहा है, तो हम राज्य के अंदर, ये तो दिख ही रहा है। और कब ऐसी कंडीशन होती है कि गुड्स जो है हमारा एक राज्य के अंदर न रहकर दूसरी जगह रहता है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि वह एक ही राज्य के अंदर पूर्ति है। तो जब आपको इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें जो है आप पहला करेंगे, क्या करेंगे कि एक ही राज्य का हो, ठीक है। इसमें हमने एग्जांपल देखा कि एक व्यापारी इंदौर का है और वो भोपाल में गुड सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाएगा कि यह राज्य के अंदर सप्लाई है, मतलब पूर्ति का स्थान जो है वो एक ही राज्य है, ठीक है। दूसरा जो है एक ही संघीय, हमने यूनियन टेरिटरी जो है पढ़ी हुई है, यूजीएसटी लगाया जाता है। तो यदि गुड्स का सप्लाई जो है एक ही संघ मतलब यूनियन टेरिटरी में हो रहा हो, तो जैसे कि दमन एंड द्वीप, यदि दमन एंड द्वीप में ही जो है गुड्स सप्लाई हो रहा है तो भी हम कहेंगे कि गुड्स जो है वो राज्य के अंदर ही सप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसी में जो है हम सेकंड देखेंगे कि कब जो है गुड्स मतलब अपवाद की कंडीशन। तो कौन सी ऐसी कंडीशन होती है कि जब गुड्स राज्य के अंदर यानी अंतरराज्यीय विक्रय माना जाता है। तो हम तीसरा पॉइंट इसमें देख रहे हैं अपवाद। पहला,
आयातित माल। यदि गुड्स आपने भारत के बाहर से बुलवाया है, तो मान लीजिए आप दिल्ली के व्यापारी हैं और गुड्स आपने जापान से बुलवाया है, तो गुड्स आपका बॉम्बे के बंदरगाह पर रखा है। तो अब बॉम्बे के बंदरगाह पर रखा है तो वह गुड्स जो है क्या माना जाएगा, भले ही जो है वो आपके दिल्ली में जब तक सीमा शुल्क की सीमा में है, तो आयातित माल जो है वह एक ही राज्य में होने के बावजूद भी जो है वह अंतर्राज्यीय विक्रय माना जाता है। ये हम पढ़ रहे हैं अपवाद। कौन सा? जब तक माल भारतीय सीमा शुल्क की सीमा में हो। जैसे कि बॉम्बे का एक व्यापारी है, उसने गुड्स जापान से बुलवाया और जापान से बुलवाया तो गुड्स जो है अभी पोर्ट पर ही रखा हुआ है, उसने अपने बॉम्बे के बिजनेस प्लेस पर नहीं लेकर आया। तो अब यहाँ पे देखिए एक ही राज्य हुआ महाराष्ट्र, लेकिन इसे जो है हम एक ही राज्य नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सेल। ठीक है, इंटर स्टेट सेल। ऐसे ही दूसरा आपको ध्यान रखना है, सेज को पूर्ति। सेज को पूर्ति, सेज में जो है यदि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आपने गुड्स या सर्विस सप्लाई की है, तो ये सप्लाई भी जो है एक ही राज्य के अंदर हो भले। जैसे इंदौर के व्यापारी ने अपना गुड्स इंदौर में एक सेज संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सप्लाई की। तो देखिए यदि हम देखें तो इंदौर से ही इंदौर में सप्लाई हुई है, तो ये एक ही राज्य हुआ, लेकिन चूंकि उसने सप्लाई सेज को की है तो इसे हम क्या मानेंगे? अंतर्राज्यीय विक्रय। ठीक है। और तीसरा जो इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, विदेशी पर्यटक को सप्लाई। यदि कोई फॉरेनर घूमने आया है, उसको यदि गुड्स और सर्विसेज आपने सप्लाई की है, तो वह भी जो है क्या माना जाएगा? राज्य के अंदर सप्लाई नहीं मानी जाएगी, उसे क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट सेल, राज्य के बाहर। तो जब आपको पूर्ति के स्थान का निर्धारण करने को आएगा तो आप दो पहले लेंगे। राज्य के अंदर पूर्ति कब मानी जाती है? कि जब एक ही राज्य हो, एक ही संघ हो और इसके अपवाद। तो आपको एक सिंगल क्वेश्चन ये वाला भी फ्रेम हो सकता है। ठीक है। अब हम समझेंगे अंतर्राज्यीय पूर्ति। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आपको एक अलग से सिंगल क्वेश्चन ये आ सकता है कि कब माल और सेवाओं का आयात राज्य के अंदर राज्य के अंदर पूर्ति माना जाता है। तब आपको ये पॉइंट डिस्कस करने हैं। ठीक है। अब हम समझेंगे अंतर्राज्यीय पूर्ति कब मानी जाती है, इंटर स्टेट सेल कब मानी जाती है। तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको 5 पॉइंट के अंतर्गत इसको डिफाइन करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो आपको सिंगल क्वेश्चन भी अलग से आ सकता है कि कब माल और सेवाओं का आयात अंतर्राज्यीय विक्रय के दौरान माना जाता है। पहला, जब सेवा देने वाला मतलब पूर्तिकर्ता और पूर्ति प्राप्तकर्ता दोनों अलग अलग राज्य में हो। जब पूर्तिकर्ता सप्लायर एवं पूर्ति प्राप्तकर्ता क्या हो? अलग अलग राज्य में हो। ठीक है, ये वाला पॉइंट अपने को लिखना है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे लिखना है कि जब सेज को सप्लाई किया हो, ये हम बार बार पॉइंट पढ़ रहे हैं। जब सेज को सप्लाई किया है तो भले ही एक राज्य में हो, हम उसे क्या मानेंगे? अंतर्राज्यीय विक्रय, इंटरस्टेट सेल। तीसरा, जब इंपोर्टेड गुड्स आयातित माल, ये पॉइंट भी हम पढ़ रहे हैं। आयातित माल, जो उसके अपवाद हैं वो यहां पर आएंगे। तो जब आयातित माल भारतीय सीमा में रखा हो तब तक। ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया महाराष्ट्र के व्यापारी वाला कि बॉम्बे का व्यापारी है, उसने जापान से गुड्स बुलवाया तो उसका बॉम्बे के पोर्ट पर गुड्स रखा हुआ है, तो वो जो है क्या कहलाएगा? उसका इंटर स्टेट सेल।
और जैसे ही वो गुड्स को छुड़वाकर अपने बिजनेस प्लेस पर लेकर आ जाता है तो वो इंटर स्टेट सेल नहीं रहेगा। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट होगा कि जब पूर्तिकर्ता भारत का हो और प्राप्तकर्ता भारत के बाहर का हो, नहीं सॉरी, ये तो जो है हमारा वो हो जाएगा इंपोर्ट। जब पूर्तिकर्ता एक राज्य का हो और प्राप्तकर्ता जो है एक संघ का हो, संघीय देश जो हमारे हैं, ठीक है, उसका हो, तब भी ये क्या माना जाएगा, इंटर स्टेट सेल। ये 4 पॉइंट हो गए। पांचवा जो है, जब अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार ने उसको अंतर्राज्यीय विक्रय घोषित किया हो, ठीक है, अंतर्राज्यीय पूर्ति घोषित किया हो। तो ये जो है हमें पूर्ति के स्थान का निर्धारण कब राज्य के अंदर मानी जाएगी तो जीएसटी लगेगा, कब राज्य के बाहर मानी जाएगी आईजीएसटी लगेगा, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगेगा। तो आपको ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है और ये भी आ सकता है कि केवल कब जो है पूर्ति राज्य के अंदर मानी जाती है, इसे समझाइए। ये भी आ सकता है सिंगल कि कब जो है पूर्ति राज्य के बाहर मतलब अंतर्राज्यीय मानी जाती है, कब जो है स्थान उसका इंटर स्टेट हो जाता है, वह समझाइए, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट कुछ ऐसे स्पेशल प्रावधान हैं जिसमें पूर्ति का स्थान जो है वो चेंज होता है, तो आपको एक स्पेशल क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, सीमा पार पूर्तियां। क्या अर्थ है इसका कि जब जो सेवा देने वाला या सेवा प्राप्त करने वाला भारत के बाहर हो, तब क्या कंडीशन बनती है, प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा माना जाता है। तो ये रूल कब लगेगा, जब सेवा देने वाला, ठीक है, पूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता कहाँ हो, भारत के बाहर हो, भारत के बाहर हो। तो जो है हमें कौन से नियम लगाने हैं उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला रूल है सिंपल, जो जनरल प्रोविजन है वो क्या बोलता है, सामान्य प्रावधान क्या बोलता है यहाँ पर कि जहां पर सेवा दी गई है, प्रदान की गई है, प्राप्त करता है, तो सिंपल रूल हमारा बोलता है कौन सा सप्लाई का प्लेस माना जाएगा, जहां सेवाएं या माल दिया गया है, सेवाएं या माल दिया गया है, ठीक है। जैसे जापान से गुड्स यहाँ भेजा गया, दिल्ली में भेजा गया है, तो जहां सेवाएं दी गई हैं मतलब दिल्ली में माल आया है, तो यहाँ पे प्लेस क्या होगा, दिल्ली। अब कुछ विशेष प्रावधान है, स्पेशल प्रोविजन है, विशिष्ट प्रावधान। इसमें हेडिंग वाइज थोड़े से चेंजेस हैं तो हम उनको समझ लें। तो विशिष्ट प्रावधान में पहला है आपका निष्पादनीय सेवाएं, निष्पादनीय सेवाएं मतलब जो है आपने परफॉर्मेंस किया हो, सेवाएं दी हो, तो उसका प्लेस क्या होगा, जहां सेवाएं या माल दिया हो, ठीक है। ये हमें अलग अलग कंडीशन में ये बताना है कि प्लेस कौन सा माना जाएगा। तो आपने कहीं पे सर्विस दी है, तो आपने जहां पर सर्विस दी है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। दूसरा अचल संपत्ति, मतलब कि भूमि, भवन और प्लांट से संबंधित कोई सर्विस दी है, गुड सप्लाई किया है आपने, तो अचल संपत्ति से संबंधित, फिक्स एसेट से संबंधित सेवाएं हैं से संबंधित, तो हमें क्या लेना, इसका प्लेस क्या माना जाएगा। अब हमारी फिक्स एसेट्स कहीं उठ के जा सकती है क्या, भूमि भवन, तो इसका प्लेस क्या होगा, जहां संपत्ति स्थित हो,
ठीक है, फिक्स एसेट्स का प्लेस जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इसके बाद है कोई इवेंट हो रहा हो, घटना का आयोजन, कोई इवेंट हो रहा हो, तो यहाँ पर आपने कोई सर्विस दी हो, कोई गुड सप्लाई किया हो, जैसे शादी हो रही है या जो है कहीं कोई इवेंट हो रहा है, बिजनेस का इवेंट हो रहा है, वहां पे गुड्स या सर्विस सप्लाई की गई है भारत के बाहर की, तो इसका प्लेस क्या होगा सप्लाई का, जहां वह घटना हो रही हो। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लेस कौन सा माना जाएगा, क्योंकि उसी के आधार पर डिसाइड होगा कि एक ही राज्य में पूर्ति है या इंपोर्ट है या अंतर्राज्यीय पूर्ति है और कौन सा टैक्स लगेगा। तो ये घटना का आयोजन, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा हो। फिर है एक से अधिक राज्यों में पूर्ति, एक से अधिक राज्यों में पूर्ति। यदि गुड्स या सर्विसेज एक से ज्यादा स्टेट में सप्लाई की गई है तो सप्लाई जो है वो प्रोपोर्शनेट निकाली जाएगी, आनुपातिक राशि उन सभी राज्यों में होगी। ठीक है, उन सभी राज्यों में पूर्ति मानी जाएगी। जैसे जापान के व्यक्ति ने जो है गुड्स दिल्ली भी भेजा है, एक ही व्यापारी है, दिल्ली भी भेजा है, महाराष्ट्र भी भेजा है और पंजाब में भी भेजा है, तो यहाँ पर आनुपातिक रूप से जितना जितना उसने जहां भेजा है वो सब बिजनेस प्लेस, सप्लाई का प्लेस माना जाएगा। ठीक है, फिर है बैंकिंग व बीमा संस्थाएं, बैंकिंग व बीमा संस्थाएं, इन संस्थाओं के द्वारा क्या होता है, जहां पर ये लोकेट है वहां पे माना जाता है कि सप्लाई वहां पे हुई है। तो जहां पर बैंक स्थित है, जहां पर बैंक स्थित है, मतलब जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी लोकेशन इनका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। फिर माल परिवहन के संबंध में डाक और उसको छोड़कर, पोस्ट ऑफिस और कोरियर सर्विस को छोड़कर माल परिवहन के संबंध में जो है, यदि गुड्स आपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचाया है तो जहां पर गुड्स प्राप्त हुआ है, जहां माल प्राप्त हुआ है, वो क्या माना जाएगा, उसका स्थान माना जाएगा। ठीक है, यदि यात्रियों की बात करें हम, यात्री परिवहन मतलब पैसेंजर जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहे हैं, तो उनका जो है जहां से वो बैठे हैं, मतलब उन्होंने जहां से टिकट ली है, ट्रेन में बैठे हैं या फ्लाइट में बैठे हैं, तो जहां फर्स्ट टाइम वो ट्रेन या फ्लाइट जो भी हम बोल लें, फर्स्ट टाइम प्रवेश लिया हो। ठीक है, अब ऐसे ही कोई जो है कोई व्यक्ति, यात्री जो पैसेंजर जो है घूम कर जा रहा है, बहुत सारी जगह पर जा रहा है, जैसे कि वो दिल्ली भी जा रहा है, वो पंजाब भी जा रहा है, वो हरियाणा भी जा रहा है, तो उसका प्लेस क्या मानेंगे हम, उसको यदि कोई सर्विस दी गई है तो विभिन्न यात्रा परिवहन की कंडीशन में क्या मानेंगे इसका प्लेस हम, जहां वह पहली बार जहां से बैठा है। ठीक है, जहां से वह पहली बार बैठा है। ठीक है, इसके बाद जो है ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की गई हूं, ऑनलाइन डाटा ट्रांसफर होता है, तो ऑनलाइन डाटाबेस ट्रांसफर, यदि इस तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड की गई है तो उस कंडीशन में जहां सर्विस रिसीव हुई है, प्राप्त हुई है, उस प्लेस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। तो आपको यदि ये क्वेश्चन आता है कि क्रॉस बॉर्डर सप्लाई को समझाइए, सीमा पार पूर्तियां क्या होती है इसको समझाइए, तो आपको ये जो है पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन करने होंगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और हमारा यूनिट 4 का, वो क्या है कि यदि गुड्स जो है अपने ऑनर ने, प्रधान ने अपने एजेंट को या अपनी शाखा को भेजा, तब क्या माना जाएगा, किस तरीके से वैल्यूशन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि प्रधान जो है मतलब जो ऑनर है वो इंदौर का है और उसकी जो ब्रांच है या उसका जो एजेंट है वो बॉम्बे में है, तो इसे जो है, चूंकि वैसे तो होना चाहिए कि यहाँ पर जो है अपना ही माल यहाँ पर भेज रहा है तो प्रतिफल में कोई रुपए नहीं मिलेंगे उसको, लेकिन
चूंकि यहाँ पर एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स जा रहा है तो उस पर आईजीएसटी लगता है। तो आपको एक क्वेश्चन कभी आता है कि शाखा या एजेंट को भेजे गए माल का मूल्यांकन किस तरीके से होगा, ये एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है। तो आपको इस तरीके से एग्जाम्पल को लेकर समझाना है कि यदि किसी प्रधान के द्वारा माल एजेंट को भेजा गया है या अपनी शाखा को भेजा गया है जो कि दूसरे राज्य में स्थित है, तो उस कंडीशन में उस पूर्ति पर आईजीएसटी लगेगा और जब वह माल बिक जाएगा तो उस पर उसे जो है उस इनपुट टैक्स क्रेडिट की छूट और जो आईजीएसटी चुकाया है वह उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। और यदि जो है यही ब्रांच एक ही शाखा एक ही राज्य में है तो फिर प्रधान को किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वह टैक्स कब जनरेट होगा, जब एजेंट या शाखा के द्वारा वह माल बेच दिया जाएगा, तब उस कंडीशन में प्रधान उस पर जीएसटी की कैलकुलेशन करेगा और उसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है वो चुकाएगा। चीज समझ में आई आपको? यदि शाखा एक ही राज्य के अंदर हो तो सिंपल जो है जब शाखा के द्वारा माल बेच दिया जाएगा तब उस पर जीएसटी लगेगा। तो ये क्वेश्चन यदि आपको आता है तो आप इसको इस तरीके से समझाइए, ठीक है। ऐसे ही जो है स्टॉक का ट्रांसफर होता है। स्टॉक जो है आपने ट्रांसफर किया हो मतलब बेचा हो या सप्लाई किया हो, तो सिंपली जो है इसमें जिस तरीके की सिंपल सप्लाई के रूल लगते हैं वैसा ही हमें लगाना है कि एक ही राज्य के अंदर यदि स्टॉक ट्रांसफर किया है हमने तो जीएसटी लगेगा और दूसरे राज्य में यदि हमने ट्रांसफर किया है तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। तो यूनिट 4 में इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो करने हैं, ठीक है।